कार्यक्रम में सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। पंडित मधुसूदन ओझा जी का वेद विज्ञान एक अभूतपूर्व कार्य था, जिसने विद्वानों को एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अभाव में हम उनकी वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये जो दृष्टि उन्होंने प्रदान की, ये बहुत अच्छी दृष्टि है और इसके आधार पर आगे बढ़ना हमारा पुनीत कर्तव्य है। मैं अत्यंत आभार मानता हूँ हमारे अनंत शर्मा जी गुरु जी का कि उन्होंने सन 2020 में मुझसे ये कहा कि आप ये मधुसूदन ओझा जी से संबंधित पुस्तकों पर आप कार्य करो। तो सुरेंद्र जी मेरे साथ थे, ये कहीं से पांडुलिपियाँ इन्होंने संकलित की और हम लोगों ने कुछ कार्य प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे मैंने उन ग्रंथों को पढ़ा तो ये लगा कि वस्तुतः हम विज्ञान की दिशा में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं और हमने कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी किया और कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो मैं तो एक जानकारी ही प्रदान कर रहा हूँ, वैसे कोई भाषण नहीं है मेरा ये, लेकिन अभी हमने उनके अहोरात्र विज्ञान को पढ़ा। अहोरात्र विज्ञान में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी कई मत दिए गए हैं, 5-7 मत उन्होंने दिए हैं और कई प्रकार के उन्होंने जो संकेत किए हैं वो बड़े अच्छे हैं। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने ये बताया कि अहोरात्र विज्ञान में कि अह की उत्पत्ति पहले है या रात्रि पहले। यदि अह से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कालगणना हमारे यहाँ होती आई और सृष्टि का भी जो है सृष्टि के अब्द लिखे हुए हैं, तो तात्पर्य ये है कि सृष्टि का उन्होंने जो निर्माण के लिए जो संकेत दिया, उन्होंने कहा है कि काल गणना अह से शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले सृष्टि तो थी ही और तमस भी था, लेकिन वो था कितना लंबा, कितना दीर्घ था और सृष्टि कब से निर्मित हो रही थी, इसका क्या है कि कोई जो है संकेत नहीं है। इसलिए हम जो सृष्टि की उत्पत्ति जो मानते हैं, हम केवल अह के आधार पर, अह का जब प्रादुर्भाव हुआ तब से कालगणना प्रारंभ हुई, तब से ही क्या है कि हम मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में सृष्टि तो क्या है कि उसके बहुत पहले ही विद्यमान थी और कब से थी इसका कोई कहीं पर भी क्या है कि इसमें उल्लेख नहीं है और किसी प्रकार की कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे उसे जाना जा सके। केवल उसका अनुमान किया जा सकता है, लेकिन सत्य तो केवल कालगणना का ही सत्य है और काल जब से प्रारंभ हुआ, अह के साथ प्रारंभ हुआ, इसलिए अह से ही हम हमारी कालगणना को मानते हैं। यद्यपि कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले विद्वान जो उस रात्रि को या तमस को प्राथमिकता देते हैं, तो वो क्या है कि कृष्ण पक्ष से मास की शुरुआत मानते हैं और मानते आए हैं और अब भी क्या है कि वो उसी आधार पर अपनी कालगणना को करते। इसलिए कालगणना में परस्पर भिन्नता तो है दोनों में, लेकिन जो कालगणना उन्होंने की है उसके आधार पर भी उस सृष्टि के अब्दों का पता नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार के कई संकेत उन्होंने दिए हैं। हमने कुछ तथ्य उनके अध्ययन किए और उसके बाद में एक विषय था हमारा वो कालगणना और मुहूर्त से संबंधित। तो दैनिक जो मुहूर्त है, जिसको हम चौगड़िया मुहूर्त कहते हैं, तो उस चौगड़िया मुहूर्त के विषय में हमने अन्वेषण किया। इस विषय में लगभग 8-10 पुस्तकें जो है हमने देखी, पांडुलिपियाँ भी देखी और उनके आधार पर, क्योंकि हमारे सामने 2 चीज़ें थी, एक चौगड़िया मुहूर्त और एक राहु काल। दोनों में प्रभाव किसका अधिक है, दूसरी बात क्या है कि वैज्ञानिकता किस में अधिक है। तो हमने इसके आधार पर पहले ग्रहों के जो गति है उसकी गणना की। उसमें हमारा जो आधार रहा वो केवल गणितीय आधार रहा। गणितीय आधार पर हमने ग्रहों की गति भी ज्ञात की, पृथ्वी के घूर्णन की गति भी ज्ञात की और उसके आधार पर हमने ये जो चौगड़िया मुहूर्त जो कि हर 1.5 घंटे में जो है बदलता है, तो इस 1.5 घंटे के अंदर पृथ्वी क्या है कि उस ग्रह विशेष के सामने आ जाती है
जिससे क्या है कि वो मुहूर्त बनता है। और ये 1.5 घंटे में क्यों आती है? क्योंकि 1.5 घंटे में क्या है कि 22.5 डिग्री होती है। और ओझा जी ने क्या है कि ये प्रतिपादित किया है एक जगह पर कि जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, तो जो 12-12 अंशों का जो स्थान है वो वहाँ पर उसका खोखला हिस्सा है, और उसमें क्या है कि वो पृथ्वी धसी हुई है, जिसमें क्या है कि उसके 11.25 अंश के जो भाग है उसके अंदर जो है धसे हुए हैं, और उनके आधार पर ही ये क्या है कि परिक्रमण कर रही है। जिस प्रकार से क्या है कि एक्सल लगा करके और किसी चीज़ को घुमाया जाता है, तो उसी प्रकार से क्या है कि पृथ्वी घूम रही है। और उसके आधार पर ये है कि वो 22.5 अंश पर जैसे ही पहुंचती है तो वो ग्रह विशेष का जो संबंध है वो इस पृथ्वी के सम्मुखीय पृष्ठ से हो जाता है, और उस ग्रह का भी सम्मुख भाग होता है। तो इसलिए क्या है कि दोनों का भाग आपस में एक दूसरे के सम्मुख होने से वो मुहूर्त बनता है, और उस मुहूर्त से जो उस ग्रह की जो रश्मियाँ आती है वो पृथ्वीवासियों को प्राप्त होती है। इसलिए क्या है कि उसका अच्छा या बुरा फल जो भी मिलना है वो पृथ्वीवासियों को मिलता है। इसलिए क्या है कि उस जो मुहूर्त है, जो चौगड़िया मुहूर्त में जो 8 मुहूर्त जो बताए गए हैं दिन के 8 रात्रि के, तो उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये हमने इसका अनुसंधान किया और इसकी वैज्ञानिकता को समझा। दूसरी बात क्या है कि कई स्थलों पर उसके क्या है कि ऐसे भी वो जो 8-10 ग्रंथ हमने देखे उनमें कई बार ऐसा भी है कि हम लोग तो सामान्यतः ये मान लेते हैं कि जैसे सोमवार है कि अच्छा वार है या शुक्रवार है अच्छा वार है, हमने देख लिया कि इसमें अमृत चौगड़िया चल रहा है कि चलो कोई भी काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि प्रत्येक दिन का किस चौगड़िए में कौन सा काम किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता। तो ये भी बताया है कि चाहे वो अच्छा चौगड़िया लेकिन उसमें कई काम नहीं किए जा सकते। जैसे एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि सोमवार चल रहा है और अमृत चौगड़िया है, लेकिन कभी प्रसूति को स्नान नहीं करवाना चाहिए, अगर कराएगा तो निश्चित रूप से बीमार होगी। इसी प्रकार से क्या है कि एक जगह पर यह लिखा है कि मंगलवार हो और रोग का चौगड़िया चल रहा है, रोग का मुहूर्त चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, चाहे वो मृत्यु के निकट ही पहुंचा हुआ हो, लेकिन उसमें यदि वो क्या है कि औषधि लेना प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे जो विषय हैं जो इससे संबंधित है और जो उसकी वैज्ञानिकता के आधार पर जो प्रतिपादित किए गए, उनके प्रभाव भी जो दर्शाए गए हैं, तो वो बड़े अच्छे हैं। तो उन ग्रंथों से हमने उसका संकलन किया है, उसका हम जल्दी ही उसको प्रकाशन भी करेंगे। उसमें क्या है कि अभी कार्य हमारा चल रहा है, और ये जो दृष्टि हमको मिली उसके आधार पर हमको बहुत कुछ प्राप्त होने का अवसर मिल रहा है। तो ये हमारे ऊपर ओझा जी की और उनकी जो शिष्य परंपरा में रहे गुरुजन हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज के इस अवसर पर। धन्यवाद।